दरमियान आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुख करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। भाजपा के एजेंडे में अयोध्या के बाद अब मथुरा सबसे ऊपर रहेगा। पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में श्री कृष्ण जन्मभूमि का प्रस्ताव लाने की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। ठीक वैसे ही जैसे 1989 में श्री राम जन्मभूमि का प्रस्ताव लाया गया था। दिल्ली के भारत मंडपम में 16 से 18 फरवरी के बीच भाजपा के राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है और विधानसभा सत्र के दौरान भी सीएम योगी ने साफ कहा था कि कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में ये मुद्दा जोर शोर से उठेगा। जब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, हर ओर सिर्फ यही सियासी गलियारों में बात सुनने को मिल रही है कि अब अगला नंबर मथुरा का है। लगातार इस तरह की खबरें भी सामने आई जहां पर लोग ये कहते सुनाई दिए कि भाजपा के एजेंडे में पूरी तरह से अयोध्या के बाद काशी और मथुरा शामिल है। ऐसे में अब श्री कृष्ण जन्मभूमि पर प्रस्ताव पेश करने की बात भी हो रही है और जो लगातार भाजपा का नारा था कि अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी, मथुरा और काशी बाकी है, ऐसे में लगभग ये साफ हो चुका है कि भाजपा सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार अब मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए काम करने वाली है। लगातार इसे अपने चुनावी एजेंडे में शामिल करते हुए भाजपा जनता के बीच जाएगी, क्योंकि जब से राम मंदिर बना है सनातनियों का विश्वास भाजपा की ओर कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। जो लोग धार्मिक नजरिए से राजनीति को भी देखते हैं, उनके लिए राम मंदिर का बन जाना काफी बड़ी बात रही है और ये बात साफ देखने को मिल रही है कि राम मंदिर बनने के बाद भाजपा की ओर सनातनियों का सपोर्ट भी बढ़ा है। लोग लगातार इस तरह के वीडियोस बना रहे हैं कि भाजपा सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। भले ही ये मामला और ये फैसला कोर्ट के पास सुरक्षित था, कोर्ट ने फैसला सुनाया जिसके बाद ये मंदिर बनी, लेकिन बावजूद इसके एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो साफ मानता है कि अगर भाजपा कोशिशें ना करती तो ये राम मंदिर ना बन पाता। खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, जिस तरह से लगभग अब पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि लोकसभा के चुनाव में सबसे ज्यादा जो मुद्दा गंभीरता से भाजपा उठाएगी वो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का होगा, क्या मानकर चले कि सिर्फ सनातनियों को, हिंदू पक्ष को साधने के लिए बीजेपी मथुरा का मुद्दा सामने ला रही है और कोई दूसरी वजह नहीं है? बिल्कुल बात अगर हम करें, बिल्कुल बात सही है। भारत के मतलब भाजपा के एजेंडे में अयोध्या के बाद अब जो अगर देखा जाए तो मथुरा ही सबसे बड़ा एजेंडा है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो है भाजपा पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय परिषद की बैठक में श्री कृष्ण जन्मभूमि का प्रस्ताव लाने की तैयारी है। ठीक वैसे जैसे 1989 में श्री राम जन्मभूमि का मुद्दा प्रस्ताव लाया गया था, इसी तरीके से श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी प्रस्ताव बीजेपी जो है वो लाने जा रही है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि दिल्ली के जो वहाँ पे भारत मंडपम है, इसमें 16 से 18 फरवरी तक वहाँ पे बैठक होगी और जिस बैठक में बीजेपी जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर प्रस्ताव लाएगी। जी राजेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अब ये बिल्कुल एक तरीके से मान लीजिए साफ हो चुका है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा यूपी में तो खास तौर पर मथुरा का मुद्दा बना रहने वाला है। ऐसे में अब जो दूसरी पार्टीज हैं, जो विपक्ष है, उनकी तरफ से किस तरह का रिएक्शन देखने को मिल रहा है? क्या अब उन्हें और भी ज्यादा जनता को साधने के लिए तमाम तैयारियां करने की जरूरत है? क्योंकि देखिए, धर्म हमारे देश में बहुत बड़ा मुद्दा है। करोड़ों लोगों की आस्था मथुरा, अयोध्या और काशी से जुड़ी हुई है। अयोध्या में मंदिर बनाकर भाजपा ने एक बड़े वर्ग को साध लिया है, अब मथुरा का नाम ले रही है, तो क्या विपक्षी पार्टियों को अब और ज्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए? अगर बात करें हम मथुरा की बात को लेकर तो बिल्कुल बात सही है। जो विपक्षी पार्टियां है वो तो लगातार घेरती नजर आ रही है, लेकिन जहां तक फर्क पड़ने की बात है तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी पर कोई फर्क पड़ेगा। और एक चीज और आपको बता दें कि जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई है और लोगों का साथ मिला है बीजेपी को, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी पर कोई फर्क पड़ेगा। और दूसरी चीज ये भी है कि मथुरा का मुद्दा बीजेपी अब उठा रही है,
तो जाहिर सी बात है बीजेपी को इसका बहुत बड़ा लाभ 2024 के लोकसभा के चुनाव में मिलने वाला है। जी राजेश, क्या अभी तक किसी नाम की लिस्ट सामने आई है कि इस राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक होने वाली है इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है? फिलहाल के लिए क्या किन्हीं नामों का ऐलान हुआ है या फिर कोई नाम सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रहे हैं कि इस बैठक में कौन कौन होगा? जी किरण, अगर हम बात करें इसमें शामिल होने के लिए तो अभी तक कोई किसी नाम पर मुहर नहीं लगी है। लेकिन एक चीज आपको बता दें कि 16 से 18 फरवरी के बीच में जो भारत मंडपम है वहां पर इसकी बैठक होगी। तो जाहिर सी बात है कि उसमें बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बीजेपी के बड़े बड़े पदाधिकारी उसमें जी, शामिल हो सकते हैं किरण। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद राजेश। लोकसभा चुनाव के लिए जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के एनडीए में शामिल होने की अटकलों पर सपा की तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने राष्ट्रीय लोकदल के एनडीए में शामिल होने की अटकलों पर कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रामगोपाल यादव ने साफ कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहां जा रहा है, उससे फाइनल होने दो, फिर पता चलेगा कि आखिर किसने क्या किया। जनता बड़ी है, चुनाव के समय कोई आता और कोई जाता है तो उससे फिलहाल कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। रामगोपाल यादव ने आगे कहा कि जयंत चौधरी का वोट पहले ही भाजपा में जा चुका है। ये चुनाव आने वाला है और जनता ही तय करेगी कि कौन नेता है कौन नहीं है। चुनाव के वक्त जो आता जाता है वो कोई मायने नहीं रखता। नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने पर रामगोपाल यादव ने कहा कि उनका चरित्र ही भागने वाला रहा है और हो सकता है वो वापस आ जाएं। खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी राजेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, जिस तरह से आरएलडी के एनडीए में शामिल होने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन क्या सपा को इसका काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है? लेकिन अगर हम बात करें आरएलडी की तो बिल्कुल बात सही है कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी का हमेशा से साथ रहा है, क्योंकि आरएलडी जो है पश्चिम की 6 से 7 सीटों पर आरएलडी का दबदबा रहा है। तो दूसरी चीज आपको बता दें कि जिस तरह से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का हमेशा साथ रहा है, लेकिन इस बार ऐसा अटकलें ऐसी आ रही है कि आरएलडी जो है वो बीजेपी के साथ गठबंधन करने जा रही है। दूसरी चीज, लेकिन एक खास बात ये भी है कि अभी इसकी पुख्ता जानकारी नहीं हुई है, लेकिन राम गोपाल यादव ने साफ साफ कह दिया है कि जयंत चौधरी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि चुनाव के वक्त जो भी नेता या पॉलिटिकल लीडर इधर से उधर अपना पाला बदलते हैं, उनसे खास कोई फर्क नहीं पड़ता है चुनाव पर। लेकिन जो अभी पश्चिम यूपी में जिस तरह से बीजेपी वहां पर मजबूत अपना पैठ बना रही है, तो मुझे लगता है कि जाहिर सी बात है कि जयंत चौधरी के साथ में अगर उसका संबंध गठबंधन होता है तो पश्चिम यूपी में बीजेपी को फायदा मिल सकता है। जी राजेश, देखिए, एक तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और शिवपाल यादव कह रहे हैं कि जयंत बिल्कुल सुलझे हुए नेता हैं, वो समझते हैं कि राजनीति क्या है, राजनीति किस ओर रुख कर रही है, वो ऐसा फैसला नहीं लेंगे। और दूसरी ओर अब रामगोपाल यादव की ओर से इस तरह का एक बयान आया है जिससे लग रहा है कि शायद जल्द ही जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने की खबरों पर मुहर लग जाएगी। आखिर ऐसा बयान कैसे सामने आया कि क्या पार्टी में ही अभी कोई बातचीत नहीं तय हो पा रही है? जी किरण, अगर बात करें हम पार्टी में बातचीत तय करने की, तो बिल्कुल बात सही है कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच में बातचीत तय नहीं हो पाई थी, क्योंकि कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार खड़ा कर रही थी और सिंबल आरएलडी के सिंबल पर, तो उन्हीं पर बात नहीं बन पाई थी, जिसको लेकर आरएलडी और समाजवादी पार्टी में तनाव था। तो उसको लेकर जबकि अभी चर्चा में 2 दिन पहले चर्चा में आई थी कि आरएलडी जो है एनडीए के साथ में गठबंधन करने जा रहे हैं, लेकिन शिवपाल यादव ने साफ साफ कह दिया था कि जयंत चौधरी जो है वो सुलझे हुए नेता है, तो भाजपा में नहीं जाएंगे। लेकिन आज जो बयान आया है रामगोपाल यादव का, उन्होंने साफ साफ कह दिया है, इससे साफ साफ संकेत मिल रहा है कि जयंत चौधरी जो है बीजेपी के
शामिल हो सकते हैं। यहाँ तक उन्होंने ये भी कह दिया, रामगोपाल यादव ने भी कह दिया है, जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार अपने अपना पासा पलट लिए और लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरी चीज ये भी है कि उन्होंने ये भी कह दिया कि नीतीश कुमार ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है, वो फिर से लालू प्रसाद की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो उससे साफ साफ जाहिर होता है कि जो रामगोपाल यादव ने बोला है कि जयंत चौधरी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो बिल्कुल बात सही है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी की पार्टी में असमंजस बना हुआ था, उससे साफ जाहिर होता है कि जयंत चौधरी जो है बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जी राजेश, देखिए बीच में एक बार ये खबरें निकलकर सामने आई थी जब जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई थी, तो ये खबरें सामने आई कि 7 सीटों पर दोनों नेताओं की बात बन गई है। इसके बाद फिर खबरें आई कि भाजपा और जयंत चौधरी के बीच बात बनी है 4 सीटों पर। देखिए सीटों के आंकड़े में तो अंतर है, लेकिन भाजपा की ओर से ऐसा कौन सा ऑफर आ सकता है? क्या उम्मीदें हैं कि भाजपा ने जयंत को ऐसा क्या ऑफर दिया होगा कि अब वो सीधे सपा का साथ छोड़कर, जो कि बेस्ट फ्रेंड कहे जाते हैं अखिलेश यादव के एक तरीके से राजनीति से जुड़े मुद्दों में, वो सीधे अब अखिलेश यादव को छोड़ करके सीधे भाजपा की ओर जा रहे हैं? किरण, जहां तक बात है अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की, बिल्कुल बात सही है। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की दोस्ती बहुत काफी दिनों से चलती आ रही है। और दूसरी चीज, क्योंकि आपको ये भी बता दें कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी का संबंध जो है बहुत पुराना था, लेकिन अब जो देखने में आ रहा है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम यूपी में अपना पैर जमा रही है, उससे साफ साफ जाहिर हो रहा है। और दूसरी चीज ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने आरएलडी को 4 चीजें देने का ऐलान भी कर दिया था। और दूसरी एक चीज और बात बता दें कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच में जो सीटों को लेकर बंटवारा था, उस पर कुछ न कुछ असमंजस बना हुआ था, जिसको लेकर दोनों पार्टियों में मनमुटाव था और उसको जो है बीजेपी ने अपने पाले में लेकर चुना लिया है। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद राजेश। 11 फरवरी को यूपी के लगभग सभी विधायक और मंत्री अयोध्या दर्शन के लिए जाएंगे। विधायक बस से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। ये जानकारी यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने दी। वहीं विधानसभा सदस्यों को रामलला के दर्शन कराने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें, योगी सरकार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सभी सदस्यों को भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या धाम का दर्शन कराने वाली है। इसके लिए 11 फरवरी की तारीख तय हुई है और परिवहन निगम की 10 सुपर लग्जरी और प्रीमियम बसें तैयार की जा रही हैं। योगी सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के सभी प्रबंधक निदेशकों को बसों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि इन विधायकों को किसी तरह की कोई समस्या ना हो। आपको बता दें, इससे पहले भी यूपी के विधायकों के, भाजपा के कुछ विधायकों के रामलला के दर्शन करने जाने की खबरें सामने आई थीं। बावजूद इसके बजट सत्र शुरू होना था और कुछ राजनीतिक मुद्दों की वजह से ये पूरा कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया था। एक बार फिर से अध्यक्ष की ओर से सभी विधायकों को न्योता मिला है। सभी विधायकों से उन्होंने अनुरोध किया है, सबको न्योता दिया है कि सभी एक साथ रामलला के दर्शन करने जाएं। और ऐसे में खास बात यह भी है कि सभी विधायक बसों से अयोध्या पहुंचेंगे, जो कि काफी ज्यादा बड़ी खबर है। 11 फरवरी को ये सभी मंत्री और विधायक अयोध्या जाने वाले हैं। ऐसे में अयोध्या में जिला प्रशासन काफी ज्यादा अलर्ट नजर आ रहा है। जिला प्रशासन सुरक्षा के नजरिए से लगातार काम कर रहा है। खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी रितेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रितेश, जिस तरह से योगी सरकार ने सभी मंत्रियों और विधायकों को अध्यक्ष सतीश महाना की ओर से ये जो न्योता दिया गया है सभी विधायकों को, और अब क्या जो विधायक, विपक्ष के जो नेता अयोध्या नहीं पहुंचने वाले हैं, उनके लिए जनता की ओर से कोई बड़ा रुख लिया जा सकता है? क्या इस दर्शन का असर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है?
देखिए बिल्कुल सही बात कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से 11 फरवरी को जो उत्तर प्रदेश के जो विधायक हैं, जो विधायक दल यानी सभी विधायक दल के जो जितनी भी पार्टियों के विधायक हैं, उनके लिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने ये साफ तौर पर कह दिया था कि 11 तारीख को परिवहन विभाग की तरफ से सेवाएं दी जाएंगी, उनको अयोध्या में रामलला के दर्शन कराए जाएंगे। तो ऐसे में अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस की बात की जाए, तो उन्होंने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई थी कि उन्हें वहां पर जाके दर्शन करना है कि नहीं करना है। हालांकि 11 तारीख को अभी ये संशय बना हुआ है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया वहां पर दर्शन करने जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन फिलहाल अगर विधायक दलों की बात की जाए, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए 10 बसें जो लग्जरी बसें हैं उनको तैयार किया जा रहा है। वो जरूर 11 तारीख को वहां पर अपने परिवार के साथ। जी रितेश, परिवहन निगम की ओर से किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? क्योंकि देखिए उन्हें आदेश दिया गया है 10 सुपर लग्जरी बसें तैयार करने का। फिलहाल लखनऊ में आप किस तरह की तैयारियां देख पा रहे हैं इस दर्शन को लेकर के? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बात की जाए परिवहन निगम की, तो वहाँ के जो परिवहन निगम की जो मंत्री हैं दया शंकर सिंह, उन्होंने साफ तौर पर जाहिर किया है कि जो 10 बसें हैं वो लग्जरी बसों को तैयार किया गया है। उसमें राम धुन की पूरी तैयारी रहेगी, बस में साफ सफाई की व्यवस्था रहेगी, बाकायदा ड्रेस पहन करके ड्राइवर और कंडक्टर उसमें रहेंगे। एक विधानसभा गेट नंबर 1 और 3 से वहां पर सुबह ये बसें तैयार होकर के खड़ी रहेंगी, और जो भी विधायक है वो वहां पर पहुंचेंगे और वहां से बस के द्वारा सफर करते हुए अयोध्या में रामलला के दर्शन करके तब वो वापस आएंगे। तो ऐसी सुनिश्चित व्यवस्था जो की जा रही है वो परिवहन विभाग की तरफ से की जा रही है। दया शंकर सिंह ने साफ तौर पर निर्देश जारी किया है कि बसों में साफ सफाई की व्यवस्था की जाए। जो भी विधायकगण वहां पर जा रहे हैं वो सभी दलों के विधायक होंगे। अब केवल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस क्यों अपने आप को इससे पीछे रख रही है कि क्या उनके राम नहीं है, या भारतीय जनता पार्टी का कोई इस तरीके का न्योता उन तक नहीं पहुंचा है। हालांकि सतीश महाना ने साफ तौर पर सभी विधायकों को न्योता दिया है कि वो 11 फरवरी को रामलला के दर्शन के लिए चले। जी रितेश, क्या अयोध्या जिला प्रशासन के लिए भी किसी तरह के निर्देश जारी किए गए हैं इस दर्शन कार्यक्रम को लेकर? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के तमाम बड़े बड़े उद्योगपति व्यापारी पहुंचते हैं। अब उसके बाद जो विधायकों को ले जाने की बात कही जा रही थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अयोध्या का प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है। वहां पर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। ऐसे में वहां पर पहुंचने वाले विधायक अगर बात की जाए तो 300 से ज्यादा विधायक वहां पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि अभी लिस्ट तैयार किया जा रहा है। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष के पास लिस्ट पहुंचेगी और 11 को कौन कौन से विधायक वहां पर पहुंचने वाले हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है, ऐसी भी रूपरेखा तैयार की जा रही है। फिलहाल अभी जो जानकारी मिल रही है वो लगभग सभी दलों के विधायक वहां पहुंचने वाले हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को छोड़ करके वहां पर व्यवस्था की जा रही है। अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन ने वहां पर पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था की, यानी सुरक्षा घेरा की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो पूरे सुरक्षा घेरा ऐसा बनाया गया है कि किसी भी प्रकार का परिंदा भी पर वहां नहीं मार। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद रितेश। अभी आपने देखा, आपने सुना कि किस तरह से अयोध्या में जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है, किस तरह से सभी विधायक अयोध्या जाने के लिए उत्साहित हैं। हालांकि ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि कांग्रेस और सपा के विधायक इस दौरान कार्यक्रम में नहीं पहुंचेंगे। फिलहाल इस दर्शन ना करने जाने का नुकसान उठाना पड़ता है विपक्षी को और सत्ता पक्ष को इसका कोई फायदा मिलता है नहीं, ये तो लोकसभा चुनाव के दौरान पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने।
जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com।